नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीईबी के द्वारा पूछे गए वर्ग 1 और 2 में जो पेडागोजी पूछी गई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पीईबी वर्ग 1 पेडागोजी में पूछे गए थे। तो वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी एमपी टेट वर्ग 3 में पूछे जाने की 100% उम्मीद है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो आप एमपी वर्ग 3 के टेस्ट परीक्षा ऐप के माध्यम से लगा सकते हैं और इनकी कीमत है 299। और अगर आप 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50। इससे आपको 149 में 20 टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे जो कि इंग्लिश और संस्कृत दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पेडागोजी जो सीरीज है देख सकते हैं आप, टॉपिक एक डायरेक्ट पेपर है पीईबी का, उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के पेपर के जो प्रश्न हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे आपको पीईबी का लेवल भी पता चलेगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहला प्रश्न है आपका, जब थ्योरी या सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है तो इसे निम्न के रूप में जाना जाता है। जब थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जो थ्योरी या सिद्धांत जिसमें पहले आते हैं या नियम जिसमें पहले आते हैं, तो वो कौन सा तर्क होगा आपका? भावनात्मक तर्क, पार्श्व तर्क, विवेचनात्मक तर्क या फिर निगमनात्मक तर्क। तो सभी को मालूम है कि जहाँ पर नियम या सिद्धांत पहले आते हैं वहाँ पर निगमनात्मक तर्क होता है और जहाँ पर उदाहरण पहले आते हैं वहाँ पर आगमनात्मक तर्क होता है। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा आपका निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ये प्रश्न सीटेट में भी आ चुका है और देख सकते हैं आप 2-3 पेपरों में सम्मिलित था ये प्रश्न, तो इसको अच्छे से देखिए। और प्रश्न काफ़ी आसान है। जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? विशेष स्कूलों में रखा जाना चाहिए या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए या फिर सामान्य स्कूलों में विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए या फिर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं है। तो आपको मालूम है कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही नहीं होंगे। जिनको मालूम नहीं उनको बता दें कि जो समावेशी शिक्षा है इसके अंतर्गत सभी बालकों को सम्मिलित किया जाता है। किसने दी थी? जॉन डेवी ने। किसने दी थी समावेशी शिक्षा? जॉन डेवी ने। और जॉन डेवी कहते हैं कि जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें कैसे विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में रखा जाए, लेकिन कैसे? विशेष प्रावधान के साथ। तो जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उनको सामान्य विद्यालयों में विशेष प्रावधान के साथ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न आया भी है कई बार सीटेट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उपयोग किया जाएगा? आप कोई बच्चा अधिगम में अक्षम है या सीखने में अक्षम है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो? तो अक्षर मूड बदल जाना या फिर बाज को सा या फिर 21 को 12 लिखना या फिर अबद्ध व्यवहार या फिर कम समय तक ध्यान देना और उच्च शारीरिक गतिविधियाँ। तो अधिगम में अक्षम बच्चे, अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने के लिए ये तो अक्सर मूड बदल जाना, ये तो आपका ADHD का प्रभाव पड़ता है, आपके न्यूरो सिस्टम से संबंधित है अक्सर मूड बदल जाना। जैसे आपने मूवी देखी होगी सन ऑफ सरदार, उसमें जो दादी रहती है संजय दत्त की, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अधिगम में अक्षम। तो अधिगम में अक्षम कहाँ पर है? बाज को सा और 21 को 12 लिखना। तो इस किस प्रकार की समस्या है ये? बाज को सा लिखना और 21 को 12 अगर लिख रहे हैं तो डिस्ग्राफिया संबंधी अक्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, RTE अधिनियम में निम्न दिनांक को लागू किया गया। जो RTE 2009 है उसको कब लागू किया गया? तो सभी को पता है कि जो RTE 2009 है वो 2008 में तो होगा नहीं, 11 में भी नहीं होगा, बहुत दूर है, तो यहीं आसपास होगा। तो जो 9 है उसमें 9 में भी नहीं हुआ था।
आरटीई जो 2009 बना था वो लागू हुआ था नए सत्र से, और मध्य प्रदेश में नया सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल से। तो आरटीई 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार के अनुकूलन में कंडीशनिंग में पहले CS और CR का पता लगाया जाता है? तो CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक, और अनुबंधित अनुक्रिया के बारे में पता लगाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है कि पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसमें पता लगाया जाता है CS और CR का। CS का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित उद्दीपक, और CR का मतलब होता है अनुबंधित अनुक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूह को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इस नियम तो वहाँ पर क्या होता है? तो इसे कहा जाता है, इसका निम्न अर्थ होता है। कंप्लीट प्रश्न नहीं आ रहा था, हाँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निम्न अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट शिक्षा, प्रतिभाशाली शिक्षा, व्यवहारतक शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। तो जब सामान्य विद्यार्थियों को और वंचित समूह के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो उसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। किसने दी थी? जॉन डीवी ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। दृष्टिकोण और भावनाएं अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में, मनोवैज्ञानिक पक्ष में, या फिर भावनात्मक पक्ष में। भावनाएं और क्या दृष्टिकोण कहाँ पर आएंगे? तो सभी को पता है, किसी के लिए आपके जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार के हैं, किसी के प्रति आपकी भावनाएं किस प्रकार की हैं, प्रेम की हैं, अन्यथा घृणा की हैं, तो वो किस में आएंगे? सभी के सभी आएंगे भावनात्मक पक्ष में। ऑप्शन नंबर 4, किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण और भावनाएं जो आएंगी वो किस में आएंगी? भावनात्मक पक्ष में आएंगी। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलेंगे। सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण जोर देता है कि व्यक्ति इसके सिवाय सब कुछ करे। जो सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण है वो किस पर जोर देता है? कि एक को छोड़कर सब कुछ कर सकता है। सूचना को रणनीतिबद्ध करना बिल्कुल कर सकता है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में। सूचना को भूल जाना, या फिर सूचना को तोड़ मरोड़ करना, या फिर सूचना का अभिलेखन करना। तो जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें रणनीतिबद्ध कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर सीख सकते हैं, अभिलेखन कर सकते हैं, लेकिन सूचना को भूलना नहीं है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आता है। कौन? सूचना को भूल जाना। बाकी 3 आते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का सार है। एक प्रभावी जो कक्षा है उसका आप कैसे उसको अनुमान लगाएंगे कि ये प्रभावी कक्षा है? शांति होगी तो वो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण होंगे तो वो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत होगी तो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर सख्त अनुशासन होगा। तो एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का आशय होता है कि छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो है संबंध हो, बातचीत हो, विद्यार्थी प्रश्न करे, शिक्षक उत्तर दे, शिक्षक प्रश्न करे और विद्यार्थी उत्तर दे। तो यहाँ पर जीवंत छात्र और शिक्षक बातचीत प्रभावी कक्षा का सार है। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। वर्ग 2 के बाल विकास में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ये वर्ग 1 का पेपर है जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी थी। तो ये प्रश्न देख सकते हैं आप अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं। किंडरगार्टन का शब्द का अर्थ है बच्चों का विद्यालय, बच्चों का अधिगम, बच्चों का बगीचा और बच्चों का खेल का मैदान। तो किंडरगार्टन जो दिया था वो किसने दिया था? फ्रोवेल ने दिया था। और फ्रोवेल का जो शब्द था उसमें उन्होंने कहा था कि किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, जिसमें विद्यार्थी क्या थे? एक पौधे के समान थे, और जो शिक्षक था वो एक माली था जो उनको सींच रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? स्प्रेंगर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार शामिल नहीं था। तो स्प्रेंगर ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। उसमें कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और भौतिकवादी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको बता दें, भौतिकवादी उसमें सम्मिलित
नहीं था। राजनीतिक था, धार्मिक था, आर्थिक था। 3 तो ए हो गए, और 3 और कौन से थे? तो 3 में और आपको बता दें कि पहला तो है राजनीतिक, दूसरा हो गया धार्मिक, तीसरा जो है इसमें आर्थिक है, चौथा है आपका सैद्धांतिक। कौन सा? सैद्धांतिक। और पांचवा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सामाजिक। और पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा आर्थिक और सामाजिक। 5 हो गए, और एक और जो था वो शायद मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट। और आपका छठवां है सौंदर्य अनुभाविक। सौंदर्य अनुभाविक। तो इस प्रकार से 6 हैं। कौन कौन से? राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्य अनुभाविक। 6 प्रकार के बताए थे किसने? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका निम्न होती है। सहकारी विधि अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक समन्वय तथा प्रतिनिधि की, एक प्रतिनिधि तथा औपचारिक प्राधिकारी की, या एक निर्देशक की, या फिर एक संगठनकर्ता की। तो एक सहकारी अधिगम विधि में एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वो होती है एक समन्वयक और प्रतिनिधि की। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक समन्वयक और प्रतिनिधि की है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 13 है जो ब्लूम से संबंधित है। क्या कहता है? प्रश्न को पढ़ेंगे। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम वर्गीकी का ज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है? जो ब्लूम की वर्गीकी में ज्ञानात्मक क्षेत्र को शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है? परिशुद्धता, सामर्थ्य, सहनशक्ति या फिर विचार। कौन? ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? शुद्धता आएगी, सामर्थ्य, सहनशक्ति या फिर विचार। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे? विद्यार्थी के विचार या थॉट्स। और जो ब्लूम ने है, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र कब बताया था? 1956 में। और अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? भावात्मक। भावात्मक किसने बताया था? मसीहा तथा क्रथवाल ने। और ये कब बताया था? ये बताया था इन लोगों ने 1964 में। और अगला था क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को बताया था सिम्पसन ने 1979 में। तो याद रख लेना कि ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष, क्रथवाल और मसीहा ने 64 में भावात्मक पक्ष, और 1979 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान निम्न में अधिगम के साथ अधिक संबद्ध है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो अधिगम में किसके साथ अधिक संबद्ध है? अनौपचारिक वातावरण के साथ, औपचारिक वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ, या फिर सामाजिक वातावरण के साथ। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसके लिए बनाई गई है? विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक वातावरण से संबंधित है। कौन? शैक्षिक मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये अंतिम प्रश्न है पेडागोजी का। वर्ग 1 की पेडागोजी के पेपर देख रहे थे, उसमें 15 ही प्रश्न आते हैं। तो एक एक पेपर हम डेली देखते हैं। अभी तक 15 से 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार। तो मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले तो ये बात है। तो मानवतावादी सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी? 5। कौन कौन सी? एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से अब्राहम मास्लो की आवश्यकताएं का ट्रिक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। अभी आपको सिर्फ नाम बता देते हैं। शारीरिक आवश्यकता पहली थी। कौन सी आवश्यकता थी? पहली शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की, फिर सम्मान की, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ पर प्रश्न जो है उसको आते हैं कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? किसके लिए? व्यक्तित्व विकास के लिए। तो व्यक्तित्व का विकास कब होगा? जब वो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्माभिव्यक्ति सबसे जरूरी है या प्रासंगिक है। किस सिद्धांत के अनुसार? मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार अब्राहम मास्लो के। तो इसमें व्यक्तित्व विकास अगर करना है तो आत्माभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे दोस्तों 15 प्रश्न जो कि वर्ग 1 में पूछे गए थे पेडागोजी में। पेडागोजी का कोई लेवल नहीं होता है, ये भ्रम आप मन में पालना छोड़ दीजिए। तो ये MP-TET में ज्यों कि त्यों भी आ सकते हैं। हम कह नहीं सकते, क्योंकि भविष्यवाणी करना बेकार है, व्यर्थ है। ये नहीं कह सकते कि यही आएंगे, आ सकते हैं। तो इनको देखकर एक बार ज़रूर जाना है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ज़रूर मदद होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।